नमस्ते बच्चों, आज हम इतिहास पाठ का अध्ययन करेंगे। इतिहास पाठ के अध्ययन में हम जो हमारे पाठ का नाम है इतिहास के साधन। इतिहास के साधन 3 हैं: भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन। भौतिक साधन के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम आते हैं लिखित साधन की तरफ। लिखित साधन की जानकारी प्राप्त करने से पहले हम कुछ बातों का ध्यान यहाँ पर देते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के ऊपर बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और हमारे देश के ऊपर उन्होंने शासन किया। कुछ आक्रमणकारी जो थे वो चले गए धन संपदा लूट के, लेकिन कुछ जो आक्रमणकारी थे हमारे देश के ऊपर शासन किया। शासन करते समय वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाने के लिए या एक राजा से दूसरे राजा को संदेश पहुंचाने के लिए तथा अपने जो नागरिक रहते थे वहाँ पर उनको जो आदेश और निर्णय देना था तो वह देने के लिए विशेष भाषा का उपयोग करके लेखन का कार्य करते थे। साथ साथ हमारे देश पर आक्रमण करने वाले विदेशी जो थे फारसी लोग, फारसी, अंग्रेजी के लोग अंग्रेजी भाषा में लिखते थे। इन सभी भाषाओं को लिखकर जो लिपियों का वो विशेष लिपि का उपयोग करते थे। इस लिपियों में उन्होंने, जैसे हम हिंदी लिखते समय हमने देवनागरी लिपि का उपयोग किया था, अर्थात जो भी बातें, संदेश, निर्णय देने रहते थे वो लेखन की क्रिया करने के लिए विशेष लिपि का उपयोग करते थे। उन्हीं लिपियों का लेखन की क्रिया में हम उपयोग करते थे। तो आज हम बच्चों लिखित साधन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आज हम लिखित साधन के रूप में हम लिखित साधन की परिभाषा पहले समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मानव को लिखने की कला का ज्ञान हो जाने पर घटनाओं, उसने अपने अनुभव, आसपास घटने वाली घटनाओं की जानकारी लिख कर रखना शुरू कर दिया। अर्थात जब हमें ज्ञान हो गया लिखने की कला का तो हमने क्या किया, अपने जो अनुभव थे, आसपास की जो घटने वाली घटना थी उसको क्या कर दिया, धीरे धीरे लिखना शुरू कर दिया। इस लेखन के द्वारा हमें तत्कालीन लोक जीवन, अर्थात लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे, उनके आचार विचार व्यवहार कैसा था, उनका तीज त्यौहार जो त्यौहार वो कैसे मनाते थे, तथा विभिन्न व्यंजनों अर्थात खाने पीने का जो भी उनकी चीज़ें थी वो कौन कौन सी थी आदि की जानकारी प्राप्त होती थी। इन सभी सामग्रियों को इतिहास के लिखित साधन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन सभी के द्वारा हम लिखित साधन को के रूप में हम सम्मिलित करते हैं। तो बच्चे एक बार फिर से हम लिखित साधन की परिभाषा प्राप्त करते हैं। मानव को लिखने की कला का ज्ञान हो जाने पर घटनाओं, उसने अपने अनुभव, आसपास घटने वाली घटनाओं की जानकारी लिखकर रखना शुरू किया। इस लेखन के द्वारा हमें तत्कालीन लोक जीवन, आचार विचार, तीज त्यौहार तथा विभिन्न व्यंजनों आदि की जानकारी प्राप्त होती है। इन सभी सामग्रियों को इतिहास के लिखित साधन कहते हैं। ये लिखित साधन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। इन सभी चीज़ों से हमें कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, अर्थात मध्यकालीन कालखंड में जो लिखित साधन थे उनसे हमें कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है, यह हमारे दिमाग में रहना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे उस कालखंड अर्थात मध्यकालीन कालखंड में देवनागरी, अरबी, फारसी आदि लिपियों की बनावट तथा शैली, विभिन्न भाषाओं के रूप, भोजपत्रों अर्थात कोई भी राजा किसी राजा को खाने के लिए निमंत्रण देता था तो एक भोजपत्र लिखकर दिया जाता था। पोथियों, ग्रंथों, आदेश पत्रों, चरित्रों, चित्रों, उस समय का मतलब जो चित्रकार होता था, और सुख दुख, खुशी और जो आसपास की जो घटनाएं होती थी या प्राकृतिक दृश्य होता था, चित्रों के द्वारा उसका उकेर कर उसका वर्णन करता था। चित्रों द्वारा हमें मध्यकाल की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही विविध व्यंजन अर्थात खाने पीने, लोक जीवन, वेशभूषा, कौन से कपड़े कैसे पहनते थे, आचार विचार जो व्यवहार था उनका, तीज त्यौहार कैसे मनाते आदि की जानकारी हमें मिलती है। तो ये सब, इन सब चीज़ों से हमें लिखित साधन के बारे में लिखने में, कि लिखित साधन जब हम लिखने जाते हैं तो इन सब चीज़ों का उपयोग करके वह लिखने में हमें सरलता मिलती है। अब आते हैं लिखित साधन में किन किन घटकों का समावेश किया गया। तो लिखित साधन में बच्चों राज दरबार के कामकाज से संबंधित दस्तावेज, वंशावली, शकावली, तीसरा पत्र व्यवहार, खलीता या खरीता बोलते हैं उसे। चौथा आता है यहाँ पर न्यायालय के निर्णय या आदेश पत्र, ग्रंथ, चरित्र,
फिर आता है विदेशी यात्रियों के यात्रा वर्णन, अर्थात जो विदेशी यात्री आते थे वह अपनी यात्रा करते समय जो भी अनुभव लेते थे उसका वह वर्णन करते थे। अब आता है बखर या तवारीख। बखर या तवारीख ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता था, अर्थात यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 घटक दिए गए हैं और इन घटकों को हम लिखित साधन के रूप में उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं कुछ जो शब्द इसमें दिए गए हैं वह थोड़ा समझ लेते हैं हम। जैसे वंशावली आती है, वंशावली में वंशावली किसे कहते हैं? किसी वंश के, कोई भी वंश का राजा रहता था के लोगों की कालक्रम से बनी सूची, उनके कालक्रम से कौन से काल में किसका जन्म हुआ, उसके कार्य क्या है, उसके बच्चे क्या है, कितने थे, ये सब की सूची बनाई जाती थी। उसे ही हम क्या कहते थे? वंशावली कहते थे। किसी वंश के लोगों की कालक्रम से बनी सूची। अब आता है शकावली। शकावली क्या था बच्चों? क्या घटित हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, घटना की संक्षिप्त जानकारी जो होती थी उसे ही हम क्या कहते थे? शकावली कहते थे। शकावली अर्थात अगर हम जैसे देख लें शिवकालीन इतिहास, अर्थात शिवाजी महाराज के समय का जो इतिहास था, अगर उसके बारे में हमें जानकारी, तो ये शिवकालीन इतिहास में उसमें क्या क्या दिया है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उससे क्या प्राप्त हुआ। तो ऐसे और भी जैसे अकबर के समय का हम जानेंगे, तो ऐसे और भी राजाओं के महाराजाओं के हम शकावली प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं खरीता की तरफ। खरीता क्या है? खरीता या खलीता, दो शब्द हैं इसके। खरीता या खलीता वह बड़ा लिफाफा जिसमें राजकीय आज्ञा पत्र भेजे जाते थे। उसमें क्या भेजा जाता था? राजकीय आज्ञा पत्र भेजा जाता था। अब आता है ग्रंथ। ग्रंथ यहाँ पर देखिए बच्चों, ग्रंथ और चरित्र। तो ग्रंथ और चरित्र क्या है यहाँ पर? ग्रंथ यहाँ पर पहला देख लीजिए, महान व्यक्तियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ होते थे। जो महान व्यक्ति होते थे वह लेखन का कार्य करते थे और वह जो लेखन करते थे उसे एक बड़ी पुस्तक के रूप में रूपांतरित करके उसे ग्रंथ बनाया जाता था। अर्थात महान व्यक्तियों द्वारा लिखे गए जो लेखन का कार्य होता था वो जिस पुस्तक पे या जिस पन्ने पर या पत्तों पर लिखा जाता था उसको सहेज कर रखते थे, उसे ही हम क्या कहते थे? ग्रंथ कहते थे। अब आता है चरित्र। चरित्र बच्चों राजा, महाराजा व दरबार के मंत्रियों के चरित्र का इसमें क्या किया जाता था? विवरण किया जाता था। अर्थात उनके चरित्र के बारे में, उनकी दिनचर्या कैसी थी, वो क्या करते थे, कौन से युद्ध किया, उनकी जो विशेषताएं रहती थी, इसमें पूरी तरह से इसका विवरण किया जाता था। यहाँ पर देखिए बच्चों एक और चीज़ है, न्यायालय के निर्णय और आदेश पत्र। न्यायालय के निर्णय और आदेश पत्र, तो इसमें न्यायालय के निर्णय उस समय भी निर्णय लिए जाते थे और एक न्यायालय प्रक्रिया होती थी, उसमें जो भी गलतियां करता था उसके आधार पर उसमें निर्णय दिए जाते थे और आदेश पत्र निकाले जाते थे और उन्हें उसके आधार पर सजा या माफ़ी दी जाती थी। अब आते हैं हम यहाँ पर बच्चों विदेशी यात्रियों के यात्रा वर्णन। तो जो विदेशी यात्री थे, यात्रा करते थे और हमारे देश में आकर यात्रा करने पर उनके जो भी अनुभव होते थे उसे वर्णन करते थे अपने लेखन कार्य में, तो उसे हम ही क्या कहते थे? यात्रा वर्णन। तो हम कुछ विदेशी यात्रियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं, जैसे यात्रा साहित्य लिखने वाले विदेशी यात्री। अब इसमें थे एक अल बैरूनी, दूसरा इब्न ए बतूता, तीसरा निकोलस मनुची। ये 3 साहित्य लिखने वाले यात्रियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन जो साहित्य लिखते थे यात्री, ये 3 नाम थे और आप बच्चों इस तरह से आपको परीक्षा में पूछा जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। कभी भी अगर परीक्षा में ऐसा दिया गया तो आपको ऐसे 3 साहित्य यात्रियों के नाम लिखने पड़ेंगे। अब आगे आते हैं साहित्यों के नाम। जो बाबर का चरित्र, ऐसे साहित्य लिखे गए और कुछ जो भारतीय लोग थे जिसमें कवि परमानंद द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित शिव चरित्र या शिव भारत लिखा गया था। और इसकी विशेषता, इन जो साहित्य जो लिखा जाता था उसकी विशेषता क्या होती थी? विभिन्न शासकों के चरित्र
और पत्र व्यवहार के आधार पर हम उन शासकों की जो नीतियाँ होती थी या प्रशासकीय प्रबंधन होता था और राजनीतिक संबंधों को समझ सकते थे। अर्थात इन साहित्यों से हम इतनी जानकारी प्राप्त कर सकते थे कि शासक का चरित्र कैसा है, पत्र व्यवहार के आधार पर हम उन शासकों की नीति कौन सी होती थी, प्रशासकीय प्रबंधन कैसा था और राजनीतिक संबंध कैसे रखते थे, इनकी हमें जानकारी मिलती है। अब आते हैं हम बच्चों तवारीख की तरफ। तवारीख घटनाक्रम अथवा इतिहास होता है। इसका अर्थ ये होता है घटनाक्रम अथवा इतिहास। यहाँ पर आप देखेंगे तवारीख तो कुछ तवारीख लिखने वाले जो लेखक हैं उनके नाम कुछ यहाँ पर दिए हैं। जैसे पहले अल-बैरूनी, दूसरा जियाउद्दीन बरनी, तीसरा मौलाना अहमद, चौथा याह्या बिन अहमद, फिर यहाँ पे पांचवा मिर्जा हैदर और यहाँ पे छठवें हैं भीमसेन सक्सेना। ये तवारीख लिखने वाले जो लेखक थे। अब आते हैं बखर। बखर यह खबर शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है समाचार। यह इतिहास के लेखन का एक प्रकार है। अर्थात महाराष्ट्र में जो इतिहास का लेखन किया जाता है उसमें बखर का उपयोग करके किया जाता है। बखर वह शब्द है बच्चों, आप ध्यान में रखिए। बखर जो महाराष्ट्र में जो बखरें लिखी जाती थी वह बहुत समय बाद लिखी जाती थी, जिसके कारण जो बखर लिखा गया उसमें ज़्यादातर कहा सुनी बातों पर जोर दिया जाता था, क्योंकि यह जिस समय घटना होती थी उस समय न लिखकर कुछ समय के बाद लिखा जाता था या कुछ सालों के बाद, तो इस पर कहा सुनी बातों पर जोर रहता है। तो बखर की विशेषता क्या होती थी? बखर द्वारा तत्कालीन राजनीति, घटनाओं, भाषा, व्यवहार, सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक स्थितियों जैसे घटकों को समझने में सहायता प्राप्त होती थी। अर्थात बखर द्वारा तत्कालीन उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां होती थी, घटनाएं जो घटती थी, उस समय का जो भाषा व्यवहार था, सांस्कृतिक जीवन था, सामाजिक स्थितियां थी, जैसे घटकों को समझने में हमें क्या मिलती है? बखर के द्वारा सहायता मिलती है। महत्वपूर्ण बखरें, उस समय बहुत सारी महत्वपूर्ण बखरें लिखी गई थी, उसके कुछ नाम यहाँ पर लिखी हूँ मैं। तो महिकावती की बखर, सभासद की बखर, भाऊ साहेब बखर, सफासद की बखर, 91 अर्थात 91 कलमी बखर, चितड़ीस की बखर, भाऊ साहेब की बखर, खंडा युद्ध की बखर। ये उस समय की बखरें होते हैं। बहुत सारे लोगों ने उस समय बखरें लिखी थी और ये उस बखरों के नाम हैं बच्चों। अब आते हैं समकालीन पश्चिम इतिहास का। उस समय जो बहुत सारे पश्चिमी इतिहासकार भी अपने देश में आए, उन्होंने भी बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। उनके नाम कुछ है इस प्रकार है: रॉबर्ट आर्म, MC स्प्रेगल और ग्रांट डफ द्वारा लिखित ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आज हमने लिखित साधन के बारे में पढ़ा। लिखित साधन में हम लिखित साधन की परिभाषा, उसकी विशेषताएं और लिखित साधन के घटक कौन कौन से और लेखक कौन कौन से थे, इन सब के बारे में हमने आज पढ़ा। आप सभी को इन सभी को अच्छे से याद करना है और समझना है, समझकर रखना है, क्योंकि अगले वीडियो में हम मौखिक साधन के बारे में पढ़ेंगे।